जाली निज़ाम सिर्फ 100 दिनों का मेहमान है और ये वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। और हम किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि ये निज़ाम जो है, जो कि कायम किया गया था, ये अपनी मौत आप मर रहा है। और इसमें जितनी भी रूह फूँकने की कोशिश की गई, वो सारी की सारी नाकाम हुई। और इस जाली निज़ाम को काबू करने के लिए बहुत कुछ किया गया, बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये खड़ा नहीं हो रहा और अपनी मौत आप मर रहा है। इसमें कितनी जितनी भी तवानाइयाँ सर्फ़ की गईं, जितनी भी इसको सपोर्ट किया गया, वो सब की सब सपोर्ट जो है, वो ज़ाया हुई है। अब 3 साल गुज़रने के बाद, ख़ास तौर पे अब मामलात कहाँ पे हैं? अब ज़रा थोड़ा-सा सिचुएशन जो है, एक इंटरनल प्रेशर है और एक एक्सटर्नल प्रेशर है। पहले तो ज़रा देखते हैं कि इशारे मौसूल होना शुरू हो गए हैं, वाइब्स आ रही हैं और जो एक मीडिया पर सेंसरशिप आयद की गई थी, अब मीडिया भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडिया, अंग्रेज़ी अखबारात, जहाँ पे बात छपती है और उसको पढ़ा जाता है और वो खबर दे रहे होते हैं कि मामलात गड़बड़ हैं, क्योंकि उर्दू मीडिया, पंजाबी मीडिया, ये तो घर की खेती है। जब चाहेंगे आप इसको दबा लेंगे, जब चाहेंगे मार-पीट कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश मीडिया को और हाईएस्ट जो, क्योंकि सुपर एलीट और सुपर एलीट का ये ज़माना है, तो एक मीडिया में भी एलीट और सुपर एलीट है। तो जब वहाँ पे आवाज़ें उठना शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर होता है कि सिस्टम जो है, वो अब अपनी मौत आप मर रहा है। इसको बचाने की जितनी भी कोशिशें की जाएँगी, वो कम पड़ेंगी। ये सारे का सारा निज़ाम जो है, वो तैयार किया गया था 8 फरवरी 2024, और उससे पहले एक ख़ानदान के इर्द-गिर्द सारी चीज़ें घूम रही थीं। और पहले वो ख़ानदान हमें इम्पोर्टेड सरकार की सूरत में नज़र आए, शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद फिर मरियम साहिबा। मैं थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि ये ख़ानदान जो है, इसको बाकायदा तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौजी क़यादत ने उस वक़्त की, उन्होंने ख़ास तौर पे इसको डिज़ाइन किया था और बड़ी मेहनत की थी इस ख़ानदान पे कि ये ख़ानदान हमारा बड़ा होकर हमारा चश्म-ओ-चराग़ बनेगा और हमारे लिए काम करेगा। और उन्होंने जनरल जिलानी साहब की काबीना से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो नशोब अफ़राज़ आते रहे। पंजाब में एक तगड़ा चाहिए था, एक तगड़ा ख़ानदान चाहिए था पंजाब में, जो कि पंजाब का किला मज़बूत जिसका हो। क्योंकि ज़ियाउल हक़ साहब कहते थे कि पंजाब में मेरा किला मज़बूत है, तो पंजाब में किला इसी को मज़बूत कहते थे कि जनाब ये ख़ानदान जो है बड़ा लीथल है और बड़ा लीथल है, और ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी और तमाम जो हैं लिबरल्स के साथ टकरा गया और उसके बाद सब कुछ इसने कैप्चर कर लिया। तो अब उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब नहीं चल सके, फिर शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा किया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े अरसे से उनके मन में ये थी कि शहबाज शरीफ साहब आएँगे तो मामलात सँभाल लेंगे और सब कुछ गुडी-गुडी चलेगा और नवाज़ शरीफ साहब से भी जान छूट जाएगी और शहबाज शरीफ साहब आगे ज़िंदाबाद, और शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ को कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ लेकर आगे बढ़ेंगे और ये सारे का सारा मामला है वापस हमारे पास आ जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब का ये क्योंकि उनके ताने-बाने बाहर भी अच्छे थे और उनके सपोर्टर बहुत ज़्यादा थे और ये कोशिश की भी गई और इसमें हमारे ब्रदर मुल्क भी शामिल थे शहबाज शरीफ साहब को लाने में, और जनरल बाजवा साहब भी शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ें किया करते थे। इसके बावजूद कि वो करप्शन की दास्तानें भी सुनाते थे और सी-पैक के मंसूबों के बारे में, किकबैक्स का भी बताते थे, और इसके साथ-साथ वो शहबाज शरीफ साहब को मामलात शहबाज शरीफ साहब के साथ तय कर रहे थे। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का जो इम्पोर्टेड सरकार 1 आई, वो करके देख लिया। उसके बाद फिर ये 8 फरवरी 2024 के बाद जब जनरल आसिम मुनीर साहब आए,
जहाँ आसिम मुनीर साहब से नवाज शरीफ साहब ने मामला तय करके देख लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल फारिग हो गए और उनको भी ज़बरदस्ती जाली फॉर्म 47 दिया गया, क्योंकि असल इलेक्शन तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत चुके थे लाहौर से। तो 2024 का जो इलेक्शन है उसने सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म कर दिया। और उस रात अगर जनरल आसिम मुनीर साहब दानिशमंदी का मुजाहरा करते और अपने इदारे की बात मान लेते और नई शुरुआत करते, तो आज इस हालत में उन्होंने नहीं होना था और आज पूरे का पूरा मुल्क इस हद तक, हमारा पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पर ना होता, फौज और अवाम के दरमियान ये फासले ना होते और जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त उनकी इज्जत कदर व मंजिलत बिल्कुल बहाल हो चुकी होती और वो अपने मनसब पर शान शौकत के साथ विराजमान होते। लेकिन उन्होंने लंदन मुआहदे को तरजीह दी और लंदन मुआहदे को तरजीह दी और फिर माजी का जो उनके दिमाग में एक था, जहन में सवार था एक चीज़ कि जी मुझे क्यों निकाला DDISI के ओहदे से, तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सके और मुसलसल 3 साल उन्होंने इस बात पे लगा दिए और आखिरी साल भी गंवा दिया। अब उनकी एक्सटेंशन भी हो गई है, इस्तिस्ना भी ले लिया है, लेकिन निज़ाम वहीं का वहीं है। इमरान खान पे कायदे तन्हाई भी करके देख ली, पाबंदियाँ लगा के भी देख लीं, सोशल मीडिया बैन करके देख लिया, डिजिटल मीडिया बैन करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन नतीजा निकलता है नदारत और 0, 0, 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, इसके अलावा और कुछ नहीं निकल रहा। ये इन शॉर्ट बता रहा हूँ। अब ज़रा चीज़ें हैं, अब कब तक इस ख़ानदान के साथ नत्थी हुआ जाए? ये ख़ानदान को कब तक आप सपोर्ट करेंगे? ये है असल सवाल। और ये ख़ानदान जो है अब भारी भरकम कंबल बनता जा रहा है, बन गया है, बल्कि बोझ बन गया है। और ये ख़ानदान को क्या हमारे एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज, हमारे दिफाई इदारे, क्या वो सब मिलकर इनका वज़न उठाएँगे? क्या इनके नाज़ नख़रे बर्दाश्त करेंगे? क्या इनको उँगली पकड़कर चलाएँगे? क्या इनके सारे जो हैं इनकी सारी नेगेटिविटी जो है, इनके सारे जो इल्ज़ामात हैं इन पे और जो इनकी हरकत और सकनात हैं, वो सारी की सारी क्या मलबा अपने ज़िम्मे ले लेंगे? क्या फ़ौज इतनी ही फ़ारिग है? क्या हमारे दिफाई इदारे, फ़ौजी इदारे इतने ही फ़ारिग हैं? क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी ही फ़ारिग है कि वो इस एक ख़ानदान की ग़ुलाम बन जाए? तो जवाब है नफ़ी में, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया गया और वो ये है कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्या नुकसान पहुँचाया? क्या उन्होंने कभी आर्मी चीफ का तैयारा अगवा किया? क्या उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया? क्या क्या कभी उन्होंने किसी आर्मी चीफ को बरतरफ किया? क्या उन्होंने कभी GHQ पे हल्ला बोला? क्या उन्होंने कुछ साजिशों के ताने-बाने बुने? क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया? तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो कहानी तो फिर एक एक्सटेंशन की थी। और एक्सटेंशन ने ही सारा खेल खराब किया और इलेक्शन ईयर में आके रजीम चेंज ऑपरेशन का ड्रामा किया गया और अमेरिका को कुछ बताया गया, चाइना को कुछ बताया गया और हर जगह पे एक नई कहानी सुनाई गई। तो ये सारा कुछ हुआ और उसमें इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका क्या कसूर है और उन्होंने क्या किया? और इस ख़ानदान के कहने पर और इस ख़ानदान के नाज़ नखरे उठाने पर जो है वो पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया और इलेक्शन चोरी किया इल्ज़ाम है, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप पे और सारे का सारा मलबा हम पे गिरेगा, हम ज़लील हो रहे हैं और ये इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और इनको कोई फ़ुर्सत ही नहीं है। ये स्विट्ज़रलैंड भी जा रहे हैं, ये एयर फ़ोर्स 1 पकड़ा हुआ है, जब चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, जब चाहते हैं जिनेवा चले जाते हैं, जब जाते हैं यूरोप और कभी दुबई और कभी कहीं और वो मज़े ले रहे हैं। और जो तनक़ीद हो रही है फ़ौज पे, फ़ौजी क़यादत पे, उसका जवाब नहीं देते और किसी भी सूरत में ना कभी नवाज़ शरीफ़ साहब बोले, ना शहबाज़ शरीफ़ साहब बोले, ना मरीम साहिबा बोलीं। ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ़ साहब और मरीम साहिबा, वो तो बोल ही नहीं रहे और वो आराम से बैठे हैं। बल्कि उनके और उनके जो माउथपीस हैं, वो एक बयानिया ज़रूर लेके आते हैं, वो भी ऐसा बयानिया लेके आते हैं जिससे रगड़ा लगे और सिर्फ़ एक ही डिमांड की जा रही है कि बस आप 9 मई में सबको उल्टा लटका दें। मीडिया को बुलडोज़ कर दिया, अदलिया को बुलडोज़ कर दिया और गैरानी तरामीम कर लीं, सब कुछ हो गया और अपने हाथ मज़बूत कर लिए, अपने पसंद के जजेस लगा लिए, अपनी पसंद का वफ़ाक़ी आईनी अदालत बना ली। तो जब आया नोटिफ़िकेशन की बारी, तो खुद बहरीन से और बहरीन से यूके चले गए
اور وہاں پہ پھر فون کھڑکانا شروع کر دیے. اور جب پتہ چلا کہ یہ تو باہر جا کے فون شون کھڑکا رہے ہیں اور لابنگ کر رہے ہیں، ان کو کان سے پکڑ کر واپس لایا گیا. اور پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے خود اپنی فائل جو ہے وہ منظور کروائی، اپنی سمری منظور کروائی وزیر اعظم اور ایوان صدر جا کے. تو یہ کہانی پیچھے کی چل رہی ہے. اب اگلی بات آ جاتے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں ایک اور کیس بنتا جا رہا ہے، اور وہ کیس ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا. اور اس انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی بگڑ چکے ہیں. اور وہ پاکستان کے خلاف کیس بنے گا، حکمرانوں کے خلاف نہیں بنے گا. اور حکمران چلے جائیں گے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر بھگتنا پڑے گا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو، اور پاکستان پہ پابندیوں کا خطرہ ہے. اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ اسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے، اسی خاندان کو ری انسٹال کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. اب کہتے ہیں کہ چچا تو بن گئے ہیں، اب چچا کی باری نہیں، اب بھتیجی کی باری ہے، بھتیجی کو وزیر اعظم بنائیں اور ابا جی کو ایوان صدر پہنچا دیں، اور کہیں نہیں تو ان کو صدر بنا دیں، تاکہ وہ زرداری صاحب سے جان چھوٹے اور اب ہم مل کے کھیلیں گے اگلے 5 سال. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حالات کچھ اور ہیں. آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ پنچ لائن، سہیل آفریدی صاحب نے جو لاہور کا دورہ کیا، اس نے ان کے پول کھول دیے. اور اس میں سہیل آفریدی، شفیع جان، مینا آفریدی، انہوں نے بالکل ان پہ وقتی طور پہ تنقید بھی ہوئی، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ انہی کی زبان میں دیا، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت لمبی بحث چل رہی ہے. اور جو زبان یہ استعمال کرتے آ رہے تھے ماضی میں، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں بخشا، کسی خاتون کو نہیں بخشا، کسی بھی خاتون کی عزت. اور ایوان قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جو سب سے زیادہ خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ نون لیگ والے کرتے ہیں، اور وہاں پہ آوازیں کستے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کو لائیو سیشن میں یہ بےہودہ گفتگو کرتے تھے ان کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں، اور بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں. انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. اور یہ تو میں نے معمولی باتیں بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ ایسا زہر اگلتے تھے اور اگلتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم شاہی خاندان ہیں. تو یہ شاہی خاندان جو ہے یہ اس حد تک بے لگام ہے. تو لہٰذا شفیع جان نے اور سہیل آفریدی صاحب نے اور مینا خان آفریدی نے جو دورہ کیا لاہور کا، اس لاہور کے دورے نے ان کی ہوا نکال دی ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان کی ہوا نکال دی ہے. اور لاہوریوں نے جس طریقے سے وہ باہر نکلے ہیں اور بلا خوف و خطر، اس کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ معاملہ 8 فروری 2024 پہ ہی کھڑا ہے، اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا، اور آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا آج ایک چھپا ہے جی، کیونکہ آج یہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، شور و غوغا کر رہے ہیں. ان کو جو سزائیں ہوئی تھیں، اور ان سزاؤں کو پھر انہوں نے کس طریقے سے اس وقت کے جج ارشد ملک صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، یہ ڈان نیوز کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا، ارشد ملک صاحب نے، ڈان نیوز کی خبر ہے، یہ شائع شدہ جناب 12 جولائی 2019 کی یہ خبر ہے. اس میں ارشد ملک صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ حسین نواز نے مجھے 500 ملین رشوت آفر کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹو ریزائن آفٹر العزیزیہ ورڈکٹ، جو العزیزیہ کا فیصلہ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ 500 ملین لیں اور یہ چھوڑیں باقی سارے کام. اور 500 ملین کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ 100 ملین کا مطلب ہے 10 کروڑ. 100 ملین کا مطلب ہوتا ہے جی 10 کروڑ، اور 500 ملین کا مطلب ہے 50 کروڑ. تو 50 کروڑ روپے وہ کہتے ہیں ارشد ملک صاحب مرحوم کہ میری بولی لگائی تھی. اور اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہوئیں. اور پھر ایک اور خبر موجود ہے، اور وہ ہے جو ارشد ملک صاحب کی جو تحریریں تیار کی گئی تھیں اور ان کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی ان کا یہ اسٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑا ہے، جو کہ احتساب عدالت ریکارڈ کا حصہ ہے. اور احتساب عدالت نمبر 11 پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں ارشد ملک اسلام آباد میں بطور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میں نے گزشتہ روز
मरियम मरियम सफदर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुझसे मंसूब की जाने वाली वीडियोस देखी हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के जरिए मुझ पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर मेरे और इदारे पर, मेरी ज़ात और मेरे ख़ानदान पर उनकी साख को मुतासर करने की साजिश की गई है। लिहाजा मैं इस ज़िमन में हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाना चाहता हूँ। और उसके बाद जज साहब ने उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं, और उन्होंने कहा कि मुझ पे धमकियाँ दी गईं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मुझे रिश्वत, और मैंने अगर, वो कहते हैं, जज अरशद मलिक साहब कहते हैं कि मैंने अगर दबाव या रिश्वत के लालच में फैसला सुनाना होता तो एक मुकदमे में सज़ा और दूसरे में मैं बरी ना करता। मैंने इंसाफ करते हुए शवाहिद की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया केस में सज़ा सुनाई और फ्लैगशिप केस में बरी किया। और ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझ पर बिलवास्ता या बिलवास्ता ना तो कोई दबाव था और ना ही कोई लालच का पेश नज़र था। मैंने ये फैसला खुदा के को हाज़िर नाज़िर जानकर कानूनी शवाहद की बुनियाद पर किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज मेरे फैसलों को मुतनाज़ बनाने और सियासी फ़वाइद हासिल करने के अलावा कुछ नहीं। तो ये सूरत हाल अरशद मलिक साहब की आ गई। और अब मैं आपको बताऊं कि जो मौजूदा, ये तो हैं, उस वक्त फैसल चौधरी साहब ने भी बताया कि जज अरशद मलिक साहब मुझसे मिले थे और बताया था कि उनके साथ क्या कुछ किया गया। तो ये सारी सज़ाएँ जो आज ये मज़लूम बनते हैं, ये सारी सज़ाएँ एक बाकायदा तौर पे प्रोसेस के ज़रिए एक जुडिशल जजमेंट आई थी और लंबी तहकीकात हुई थी, जीआईटी बनी थी, और उस वक्त भी जनरल बाजवा को ये कहा गया था कि आप अपने ब्रिगेडियर आईएसआई और ब्रिगेडियर एमआई इसको निकाल लें जीआईटी से, बाकियों को हम संभाल लेंगे। लेकिन बात नहीं बनी और फिर एक्सटेंशन पे आके मामला ख़त्म हुआ, और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब का दौर आया और फिर काजी फायद ईसा साहब आए, और ये मुकदमात फिर एक मुआहदे के तहत ख़त्म हुए, क्योंकि एक आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो फैसले हैं, ये सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म की गई। तो अब जो है ये सारी चीज़ें, ये सारा बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया है कि ये मज़लूम बनने की कोशिश करते हैं, तो मज़लूम बनने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जो वाइब्स चेंज की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि अब ये खबरें सारी वापस खबरें आना शुरू हो गई हैं, और अब मेरा ख़्याल है कि मुशी भाई जो हैं उनके हाथ से जो है वो तलवार वापस ले ली गई है, क्योंकि मुशी भाई ने हमारे बहुत सारे जर्नलिस्टों को ऑफ एयर किया, हमारे बहुत सारे एंकर्स को ऑफ एयर किया, उनकी नौकरियां ख़त्म करवाईं, सिर्फ इसलिए कि जनाब वो जाती उम्रा का और मरीम साहिबा को टारगेट करते हैं, नून लीग को टारगेट करते हैं, और मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट नहीं करते, इम्पोर्टेड सरकार को सपोर्ट नहीं करते, इलेक्शन चोरों को सपोर्ट नहीं करते। और उन्होंने बुला बुलाकर, ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि मुशी भाई ने अपने दफ्तर में बुला बुलाकर धमकियां लगाईं, तड़ियां लगाईं, और उनको ये वाज़ेह तौर पर हदायत दी कि आप सिर्फ एक सूरत में अपना टीवी पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकते हैं, सहाफ़ी के तौर पे काम कर सकते हैं, अगर आप हमारी दी हुई गाइडलाइन और हमारे दिए हुए अहकामात और हमारा दिया हुआ कंटेंट और हमारा दिया हुआ सरकारी सच और हमारा दिया हुआ सरकारी झूठ फैलाएँगे। और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त होता था कि आपने इस ख़ानदान के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, कोई नेगेटिव खबर नहीं देनी, और फिर जिसने की उसको उठा लिया गया और उसे उठवा लिया गया। ये सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि ख़वातीन जर्नलिस्टों को भी मुआफ़ नहीं किया गया। तो मुशी भाई जो हैं, मेरा ख़्याल है कि मुशी भाई का जो बारूद है वो ख़त्म हो चुका है, और मुशी भाई से की बंदूक जो है वो शायद वापस ले ली गई है या ले ली जाएगी।